कि हम ये जानना चाहेंगे कि आपसे कि आप अखिलेश यादव जी के साथ में गए, क्या वजह थी जिसने आपको मोटिवेट किया उनके साथ जाने को लेकर? देखिए, जब पिछला 1 महीना आप लोगों ने देखा किस तरीके से बीता है, और मैं एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि जो टिकट उन्होंने किसी और को प्रदान किया, जो पहले एक क्षेत्र छोड़ के आए, फिर दूसरा क्षेत्र छोड़ के भागे, आज तीसरे में आ गए, शायद ये भी छोड़ देंगे। और वो 20 दिन का जो मुझे समय मिला, तो उसमें मैंने आंकलन किया कि किस तरीके की राजनीति हो रही है और हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। अगर आप सबके भाषण उठा के देख लीजिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, आज विपक्ष में आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। आप वो जब बात करते हैं मंच पे, देखिए किस बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं विकास की, वो बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, वो बात करते हैं एमएसपी की, वो बात करते हैं किसानों की, युवाओं की, लैपटॉप की, टैबलेट की, और दूसरे पक्ष से देखिए क्या बातें हो रही हैं। तो अब ये सोचने वाली बात है कि आज एक युवा होने के साथ साथ हमको ये लगता है कि भाई जो आदमी प्रोग्रेसिव बातें करे, इस प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास करे, कम से कम मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, मुझे समय मिला, मैंने सबके साथ जो मेरी टीम के लोग थे चिंतन किया काफ़ी समय, और उसके बाद निर्णय लिया। मैं आदरणीय अखिलेश जी का धन्यवाद भी करता हूं कि आज अपनी लोकसभा में उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं वहाँ पर जाकर के उनको आज ज्वाइन करूँ, और अधिकृत रूप से आज मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ हूँ, और उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो यही एक चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया समाजवादी पार्टी में जाने के लिए? देखिए, आज दो ही दूरी हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, या तो समाजवादी पार्टी है और या भारतीय जनता पार्टी है। मैं एक पक्ष में था, जैसा मैंने आपसे कहा, मुझे समय मिला, मैंने देखा किस तरीके की राजनीति, क्या भाषणबाजी हो रही है, गर्मी निकाल देंगे और टोपी के ऊपर बात हो रही है। तो ये मुझे नहीं लगता इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए। अच्छा, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग विदेश से पढ़ के आए, कहीं से पढ़ के, आज मैं ये बातें लेकर के जो आगे वाली जनरेशन आने वाली है उनके बीच में कैसे जाऊंगा? मैं उनको ये बातें ना करूँ कि मैं तुम्हारे भविष्य के लिए क्या करूँगा, मैं ये बातें करूँगी तुम्हारी गर्मी निकाल दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें मुझे कहीं पर चुभी हैं, मुझे चुभी। मैंने देखा कि अखिलेश जी ने एक जगह ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया होगा जहां डिविसिव पॉलिटिक्स हो, कहीं किसी भी तरीके का विभाजन हो। तो मुझे लगा ऐसे व्यक्ति के साथ हम सबको, जितने भी युवा हैं, उन सबको उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो भी उन्होंने अपना घोषणा पत्र दिया था वो लगभग सारा उन्होंने करके दिखाया। मुझे लगता है पुनः जो ये घोषणा पत्र है, ये रियलिस्टिक घोषणा पत्र है। हमको लगता है ये सारी चीजें भी हम लोग अगले 5 साल में अचीव कर पाएंगे। आपको लग रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार युवाओं को बड़ा अट्रैक्ट करने की बात करती, चाहे वो महिलाएं हो चाहे बच्चे हो, लेकिन बुलडोजर हो या गर्मी हो, जैसे आप बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी बहुत है। तो आपको लगता है कि क्या वहां से युवाओं के लिए बात नहीं हो रही थी? अब बुलडोजर में युवा क्या करेगा, या गर्मी से युवा क्या करेगा? भाई, उन्होंने एक प्रश्न पूछा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने कि कितने लोगों को आपने लैपटॉप बांटा। वो हर मीटिंग में जाकर यही पूछते हैं किसको मिला किसको नहीं मिला। देखिए, मुद्दे जो है ना वो सकारात्मक होने चाहिए। मुझे लगता है राजनीति बहुत नकारात्मक हो रही थी, और शायद उसका एक कारण था। कारण ये था, 5 वर्ष आप राजनीति में थे, आप 5 वर्ष सत्ता में थे, 14 वर्ष का आपका वनवास समाप्त हुआ था, भारतीय जनता पार्टी यहाँ आई थी, उन्होंने किसी को मुख्यमंत्री बनाया। अब मुख्यमंत्री जी के भी मुख से जो शब्द निकल रहे हैं इस समय, मुझे लगता है हताशा दिखाती है। और जैसा मैंने कहा, मैं एक प्रोग्रेसिव राजनीति में यकीन रखता हूँ। हम लोग भी पढ़े लिखे, नौकरी करिए, देखिए पूरी दुनिया। मुझे लगता है अखिलेश जी में मुझे ये दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश का फ्यूचर उनके हाथों में सिक्योर रहेगा। लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कही, परिवारवाद की। वो बात आज भी वो अखिलेश यादव, या हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए कहते हैं परिवारवाद। नहीं, मैं एक अब लिस्ट बनाए, अगर आप बनाना शुरू करिए तो उत्तर प्रदेश के जो अभी को इंचार्ज बनाए गए अनुराग ठाकुर जी, वो शायद क्रांतिकारी तो नहीं थे। उसके बाद राजनाथ सिंह जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी शायद क्रांतिकारी नहीं थे। उसके बाद कल्याण सिंह जी का पूरा परिवार, फिर हमारे यहाँ मोहनलालगंज चले जाइए, उनका परिवार, उनके साले, उनकी धर्मपत्नी। फागू सिंह चौहान बिहार के इस समय राज्यपाल हैं, उनका बेटा। वर्मा जी अभी भी मंत्री से हटे हैं, उनका बेटा। मुझे लगता है, देखिए, अगर मानक बने तो सबके लिए एक सा मानक बने। भाई, किसी का पुत्र पुत्री ना आए तो आप परिवारवाद के खिलाफ हैं, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि किसी के लिए कोई मानक, किसी के लिए कोई और मानक। तो ये मुझे लगता है ये विरोधाभासी बातें हैं भारतीय जनता पार्टी की, और मेरे ख्याल से उसी का, इन सब चीज़ों का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके पर्टिकुलर मैटर में अगर हम बात करें तो कुछ अननेसेसरी सिलेक्टिव हुई? क्योंकि मैम ने, आपकी मदर ने मुझे ये बात बड़ा क्लियरली कहा था। देखिए, जो मुझे जो जानकारी है, 4 ब्राह्मण नेताओं ने टिकट मांगा था अपने पुत्रों पुत्रियों के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई 73-74 हम हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में एक रूप था कि 75 के बाद नहीं होगा। उसमें एक रीता बहुगुणा जोशी जी थी, उसमें कलराज मिश्रा जी थे, उसमें सत्यदेव पचौरी जी थे, और उसमें हरिनारायण दीक्षित जी थे। किसी को नहीं दिया। तो अब या तो इनको ये लग रहा है कि भाई ब्राह्मण वोट डालने वाला है, हमको उसमें कुछ मत दो, क्योंकि मैंने बाकी जितने नाम लिए हैं उसमें आपको बाकी सारे वर्ण के लोग मिलेंगे, एक भी आपको उसमें ब्राह्मण नहीं मिलेगा। तो ये सवाल तो एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि क्या भाई आपको कोई एलर्जी थी ब्राह्मणों से? क्योंकि बाकी सारे वर्णों को टिकट कैसे मिल गया, उनके बच्चों को, पुत्रों को, पौत्रों को कैसे मिल गया? तो ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। लेकिन मेरा, जहां तक आपको मेरा ये विचार है, मैं उनका फिर से आभार व्यक्त करता हूं मुझे टिकट नहीं देने के लिए। मैंने उस क्षेत्र में 13 वर्ष काम किया, मुझे भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है उस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए। और क्योंकि उस समय मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आपने उस समय जाकर के क्यों नहीं चुनाव लड़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक कमिटमेंट था जिस पार्टी में मैं उस समय था कि भाई मैं आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहता। लेकिन आज मैं स्वतंत्र हूं, मैं जहां जाऊं जा सकता हूं, लोकतंत्र है, जनतंत्र है। और मैंने जो आपसे कहा 20 दिनों में मुझे ये लगा, जो मैंने 20 दिन दिए, जब आप देखिए, आप एक पार्टी में होते हैं तो आप थोड़े बाइस्ड होते हैं, जो सत्य है। तो मैंने भी ओखली में सर दिया हुआ था, लेकिन जब आप बाहर निकालते हो सर, आप देखते हो कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, तो मुझे ये लगा कि नहीं, यहाँ अब नहीं हो पाएगा। मुझे प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के साथ, आदरणीय अखिलेश जी की पॉलिटिक्स के साथ जुड़ना है, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज जहाँ मैं हूँ। आपकी मदर अभी ऑलरेडी बीजेपी में है, एमपी भी हैं उसी पार्टी से, आप समाजवादी पार्टी में हैं। वहीं अखिलेश यादव जी के परिवार से भी अपर्णा यादव बीजेपी में आए।
तो आपको लगता है कि कुछ आपकी मदर के लिए दिक्कत होगी, आप कैसे देखते हैं? देखिए क्या दिक्कत होगी, आज भी वो पार्टी का ही कार्य कर रही है। मेरे ख्याल से त्रिपुरा या गई हुई है, परसों नरसों भी शायद इंदौर गई हुई थी, उन्होंने पूरा चुनाव प्रयागराज में लड़ाया, तो वो यहाँ रहती नहीं। और जैसे मैंने कहा जनतंत्र है, क्यों सिंधिया परिवार पहले नहीं था, आज जैसे आपने कहा यादव परिवार नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है, हर आदमी की अपनी इच्छा होती है और लोकतंत्र है, कोई जाए। सिंधिया परिवार इतना बड़ा था, देखिए सब लोग कहाँ थे, कोई किसी पार्टी, तो ये इसको ऐसा नहीं रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने आस्था व्यक्त करी है तो सिर्फ प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक ऐसी राजनीति जिसमें मुझे विभाजनकारी नीति कहीं दिखाई देती, मुझे सिर्फ पॉलिटिक्स में ये दिखता है कि आने वाला भविष्य, चाहे मैंने कहा महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का, सबका मुझे उज्जवल लग रहा है। उसी कारणवश आज मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हूँ और आदरणीय अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आजमगढ़ में बुला करके अपनी लोकसभा में उन्होंने मेरा हाथ उठा करके मुझे पार्टी गीता जी के लिए आप कैसे देखते हैं? अब मेरी उनसे चर्चा नहीं हुई, अब चर्चा होगी। बट देखिए जैसे मैंने कहा, उन्होंने इतनी लंबी राजनीति करी है कि हम लोग तो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। मैं कार्यकर्ता रहा हूँ 12-13 वर्ष, मैंने एक क्षेत्र में काम किया, लेकिन उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बहुत करी है। आपको अपनी मदर के लिए कहीं कुछ तकलीफ हुई? बीगा इतनी सीनियर लीडर, उन्होंने खुद इस बात बढ़ के कहा कि वो अगर ऐसा नहीं है आपको टिकट दिए जाने के लिए, खुद बैक होने को तैयार थी। देखिए इसका भी मान नहीं रखा गया आपको? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए किसी भी माँ बेटे का तो ये रिश्ता होगा ही ना, हम लोग कोई दुश्मन तो नहीं है। और मैंने जैसा कहा कि अगर मुझे उनको एम्बैरेस करना होता, या उस समय जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था वहाँ एम्बैरेस करना होता, तो मैं चुनाव लड़ जाता। उस समय भी मुझे ऑफर थे। देखिए 2019 में जब उपचुनाव हुआ तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कहा था कि भाई अभी 12 परिवार के लोग टिकट मांग रहे हैं जो सांसद हो गए, तुम मत मांगो। जिस आदमी को मैंने चुनाव हरवाया था, सुरेश तिवारी को, उनको टिकट दे दिया। उसके बाद 2022 में बोला मेहनत करो। अब फिर एक आदमी 2.5 वर्ष लगाता है, कहीं मेहनत करता है, उसके बाद अब आप कहते हो कि भाई अब आप 12 के बजाय 22 हो गए, 24 हो गए, तुम्हारे लिए परिवारवाद है, बाकियों के लिए नहीं। तो सिलेक्टिव परिवारवाद नहीं हो सकता। परिवारवाद होगा तो सबके लिए होगा। आज धर्मेंद्र प्रधान जी भी आ रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए उनका भी क्या परिवारवाद था। तो ये सब परिवारवाद सब पे चलता है, ये सिर्फ सिलेक्टिव हो जाते हैं जब इनको किसी को नहीं देना। मैंने जैसे बोला, इनसे आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए, उनकी परिभाषा क्या है वो आपको खुद पूछनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आज तक उस परिभाषा को नहीं समझ पाया कि मेरे लिए परिवारवाद अलग क्यों, और बाकियों के जिनको सज्जनों के मैंने नाम लिए, कईयों के नाम मैं अभी छोड़ भी रहा हूँ। गोंडा चली जाइए, वहाँ पर भी एक हैं, प्रतीक भूषण जी हैं। आप मुरादाबाद चले जाइए, उनके पिताजी चुनाव हार गए, लेकिन जब वो लोकसभा के MP थे पिछली बार, तो उनके भी सुपुत्र आज भी MLA हैं, उनको फिर टिकट दिया गया है। अमरोहा चले जाइए, अमरोहा में वो लोकसभा का चुनाव हार, उनके बेटा जिला पंचायत का है, तो कैसे मिला? तो ये मानक उन्हें खुद बताने पड़ेंगे। ये मानक मैं डिफाइन नहीं करता हूँ, वो परिभाषित कैसे करते हैं मेरे ख्याल से अगली बार जब आप किसी से बात करें। लेकिन मैं आज लिबरेटेड महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया। और जैसे आपने मेरी माँ का सवाल पूछा, देखिए वो भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ। और लोग तो पक्ष में जाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। आज तो अखिलेश जी विपक्ष में है, तो अगर मैं विपक्ष में गया हूँ तो मैं तो फिर धारा के विपरीत ही तैरूंगा ना, तो मेरे लिए तो और कठिनाई है। लोग तो सब वहीं लगे हैं जहाँ सत्ता जा रही है, आज सब लोग छोड़ छोड़ के सत्ता में जा रहे हैं, तो मैं प्रसन्न हूँ। आपके लिए कुछ डिले नहीं होगा ये डिसीजन लेने? नहीं होगा। देखिए डिले इसलिए नहीं हुआ, मैंने जैसे बोला कि जब चुनाव का 3 तारीख का समय निकल गया, 4 तारीख का नॉमिनेशन का, मुझे समय मिला, मैंने वो 20 दिन में, जैसे मैंने कहा आज सब लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों ने आपस में चिंतन किया कि क्या करना चाहिए। फिर मैं पुनः आप दोहराता हूं कि जिस तरीके की राजनीति हम लोग देख रहे हैं 2 ध्रुवियों के बीच में, हमको ये लगता है कि हमको आज प्रोग्रेसिव राजनीति के साथ होना चाहिए, जो मुझे अखिलेश जी में दिखती है। मैं जा रहा हूं, मैं प्रसन्न हूं। आप अगर आपको नहीं लगता आप थोड़ा सा पहले आते, आप बिल्कुल चुनाव के अंतिम चरण में हैं जब 7 तारीख से वोटिंग होनी बाकी नहीं, ये तो अगर आप थोड़ा आते तो, और जैसे आप कह रहे हैं कुछ ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं उनको अंडर प्ले किया। देखिए ये प्रश्न मैं आज भी अपने पूरे ब्राह्मण समाज के ऊपर छोड़ता हूँ। ये प्रश्न आपके माध्यम से जाएगा कि सिर्फ ऐसा व्यवहार ब्राह्मणों के साथ क्यों हुआ कि एक विधायक इनकी हैं मोदी नगर की, वो किस तरीके के उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, वो वीडियो और ऑडियो आज वायरल है ब्राह्मणों को लेकर के, जिनका शब्द मैं आपके सामने नहीं ले सकता क्योंकि वो शब्द आप बोल नहीं सकते, वो लॉ में बैंड है। तो इस तरीके के शब्दों का जब प्रयोग किया जा रहा है ब्राह्मणों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग विधायक से, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो मुझे आप मूर्ति लगवा, मैंने अपने परिश्रम से, अपनी जेब से भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाई, वो आस्था है। जब मैंने लगाई तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज़ है ये तो अखिलेश का प्रोजेक्ट है। अरे प्रभु, प्रोजेक्ट कैसे हो सकते हैं? आप प्रभु श्री राम की मूर्ति लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो क्या वो एक प्रोजेक्ट हो गया? भाई मेरी आस्था है, मैं किसी की मूर्ति लगाऊं, मैंने आपसे तो कुछ नहीं मांगा। मैंने इतनी सुंदर प्रतिमा लगाई, सब आए, सभा के नतमस्तक हुए वहां। आज जो एक बड़े महान मंत्री वहां लड़ रहे हैं वो भी आए थे नतमस्तक होने, और आप कहने लगे सपा का प्रोजेक्ट है। तो जिसको भगवान में आस्था ना हो, भगवान श्री परशुराम में आस्था ना हो, उनसे मैं क्या बात करूं? अब आप कैसे देखते हैं, अब तो एक चरण का चुनाव बाकी रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है? देखिए मैंने देखिए मेरा जो विचारधारा थी, जब मैंने बोला कि जब मैंने ये तय कर लिया था अपने मन में, तो मैं जो कर पाया पार्टी के लिए, समाजवादी के लिए, वो मैंने करा। जरूरी नहीं कि आप हर बार फ्रंट पे ही आए। हम लोग जैसे आप में भी होते हैं, आप मेहनत करिए, आप कॉरेस्पॉन्डेंट, शायद कोई और उसको न्यूज़ को पढ़ेगा, तो मैंने मेहनत अपने बिहाइंड द सीन जो कर सकता था करी। आदरणीय अखिलेश जी के पास समय नहीं था, जब उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैं आजमगढ़ में तुम्हारी ज्वाइनिंग कराऊंगा अपनी लोकसभा में, तो मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने वहाँ ज्वाइनिंग करी। जो मैं कर पाया पीछे से वो मैंने सब कुछ किया। किसी और दिन वो बैठ के आपको किससे सुनाऊंगा? किससे? आप कितना आश्वस्त हैं समाजवादी पार्टी की जीत? नहीं, मुझे लग रहा है सत्ता आ रही है। सत्ता इसलिए आ रही है क्योंकि जो हुजूम उमड़ रहा है, किसी भी आप रैली में देख लीजिए, उस हुजूम में जो उत्साह है और युवा जो आ रहा है। देखिए युवा ही, एक युवा मेरे ख्याल से 4 वोट डलवाने की हैसियत रखता है। जो युवा उमड़ रहे हैं आज भी आजमगढ़ में, आप देखिए जहाँ जहाँ हम लोग हैं, जो युवा उमड़ के आ रहा है अखिलेश जी की रैली में, वही
मतलब बच्चे हाथ में लैपटॉप लेके आ रहे हैं, कोई स्मार्टफोन लेके आ रहा है, कोई शिक्षक भर्ती को लेकर के आ रहे हैं। मतलब हम लोगों ने क्या किया, पिछली सरकार ने किया क्या? लोग अपना शिक्षा के बेचारे भर्ती वाले जा रहे हैं तो लाठियां खा रहे हैं, प्रयागराज में लड़के पीटे जा रहे हैं। तो अगर अपना अधिकार भी नहीं मांग सकते हम, तो फिर उस जगह रहने का क्या हो सकता है? राष्ट्रवाद को लेकर के नहीं, पर राष्ट्रवाद के हम लोगों में नहीं है भाई, राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता। और जब भी देश के ऊपर कुछ भी हुआ है, तो आज मैं जिस पार्टी में सम्मिलित हुआ वहां से कभी कोई ऐसा बयान नहीं आया। आप एक आध लोग छोड़ दीजिए जो अधिकृत ना हो बयान देने के लिए, तो उनकी बात अलग है। हर तालाब में एक आध मछली खराब होती है।